बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ गया हूँ। और ये जो बुक है हमारा प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी के वॉल्यूम 2 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए, साथ ही आपका CBT 2 हो या फिर आपका आने वाला SSC GD का एग्जाम हो। तो हर जगह जहाँ पे आपके स्टैटिक जीके के वेटेज हैं पूछे जाते हैं, हर जगह आपके प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूस वीडियो सीरीज में बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखेंगे पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि फायरबॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में, ठीक है, मतलब फायरबॉल जो वर्ड है किस टर्म में है, तो कंप्यूटिंग के टर्म में है। फायरबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो जो कथन गलत है उसके बारे में बताना है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइस का संयोजन है। तो देखिए सही बात है, फायरबॉल जो होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा है इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। तो यह भी सही है। तीसरा, यह वैध संचार के परागमन की अनुमति नहीं देता है। तो यह आपका गलत है। चौथा है कि यह नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है। तो यह आपका सही है। राइट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है कि सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को किया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। कोच को किया नहीं, यहाँ पे दिया जाना होगा, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे देखने को मिला है। हर प्रैक्टिस सेट में कुछ ना एक दो वर्ड मिसप्रिंट दिख जाता है मुझे। तो ये चीज़ है, देखिएगा आप लोग इसको थोड़ा सा PDF जो होगा आप लोग उसमें करेक्ट कर लीजिएगा इसको। तो पहला ऑप्शन है आपका कि फाल्के पुरस्कार, दूसरा अर्जुन पुरस्कार। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी सीधे देखना है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यह आपका 1985 से दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किसी भी खेल के प्रशिक्षक को, मतलब कोच को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी खेल के कोच का है नहीं हो, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो 1961 में से इसको स्टार्ट किया गया है। फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। और अशोक चक्र पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका जो है सो अदम्य साहस वीरता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार आपको खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1985 में। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी तरफ जो खींचती है, कौन सा बल है, काफ़ी आसान है, तो गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। कौन सा बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे है चौथा प्रश्न है कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। तो कौन सा भाग हो जाएगा, वह हो जाएगा आपकी वायु कोष्ठिका, ठीक है, वायु कोष्ठिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो नोबेल शांति पुरस्कार जिन्हें दिया गया वह कौन थे, आपके बराक ओबामा, ठीक है। कौन थे, बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। नोबेल के बारे में देखेंगे तो 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है भले, लेकिन इसका जो आपका संस्था था उसकी गठन जो है सो आपका 1895 के आसपास में ही हो गया था। लेकिन दिया कब से जा रहा है, तो 1901 से। और पहले जो है यह आपका कुल 5 क्षेत्रों में दिया जा रहा है और अभी फिलहाल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 1969 से क्या है कि अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया नोबेल में, ठीक है। तो उससे पहले आपके कुल 5 क्षेत्र थे, अभी वर्तमान में जो है सो आपके 6 क्षेत्र हैं। तो ये पूछा भी जाता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है कब से दिया जा रहा है, तो 1969 से दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन से हैं। तो देखिए भारत के जो प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल हैं कौन कौन है, तो पहला पश्चिमी घाट की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट तो है ही, उत्तर पूर्वी भारत भी है, सुंदर लैंड, ठीक है, जिसे सुंदरबन भी बोलते हैं, ये भी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1, 2 और 3 तीनों जो है सो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 7वां नंबर कि किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है, किनके सम्मान में, तो मेजर ध्यानचंद,
ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर उपनाम से जाने जाते थे, तो उनके जन्म दिवस को हम लोग भारत में खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। किस दिन को? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था। तो अपनी किस पत्नी की याद में बनवाया था? तो मुमताज महल। ठीक है, क्या नाम था पत्नी का? तो मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहाँ पे है? सभी को पता होगा, यमुना नदी के किनारे बसे शहर आगरा में। ठीक है, आगरा में। और अगर देखेंगे ताजमहल के बारे में तो कब इसको बनवाया गया? तो 1632 से मतलब निर्माण इसका स्टार्ट हो गया था और 1648 में बन के कंप्लीट हो गया था। एक प्रश्न रेलवे में आपका पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में कि आपका जो ताजमहल है उसके वास्तुकार कौन थे? तो उसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। उस्ताद अहमद लाहौरी, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 9वां नंबर प्रश्न की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार पूछे भी जाते हैं, ज़्यादातर दोस्तों को पता भी होगा इसका आंसर। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो M.K. गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर की रंगोली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार में से एक है जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है। तो देखिए, असम का जो बिहू त्यौहार है, ठीक है, जिसे रंगोली बिहू भी बोलते हैं, यह आपका अप्रैल के माह में मनाया जाता है। ठीक है, मार्च एंड हो या फिर आपका अप्रैल में हो, इसी टाइम में आपका मनाया जाता है। देखिए, आपका बिहू हो या फिर आपका नॉर्थ में होली देखेंगे, या फिर अगर देखेंगे आपका जो पंजाब में लोहड़ी होता है, ये सभी जो है सो एक ही टाइम के आसपास में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। और सभी एक तरह से देखेंगे तो नए वर्ष के रूप में ही मनाते हैं। अगर हिंदुओं को के बारे में देखेंगे या भारतीयों का जो नव वर्ष होता है, तो डिपेंड करता है, डिफरेंट कल्चर अपने अलग अलग टाइम पे और अलग अलग नाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। मुख्य रूप से अगर देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो होली होती है, ये आपका भारतीय के हिसाब से आपका नया वर्ष स्टार्ट होता है। हम लोग जो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ये कोई हम लोग का जो है सो नया वर्ष का त्यौहार नहीं होता। हम लोग का नए वर्ष का त्यौहार जो है सो आपका होली से ही स्टार्ट होता है, ये चीज़ है। और रंगोली बिहू जो है असम का, वो भी आपका उसी टाइम के आसपास में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर है कि परिवर्तन वक्र। ठीक है, परिवर्तन वक्र ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को डैश के रूप में जाना जाता है। तो परिवर्तन वक्र जो है सो किसके रूप में जाना जाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र के रूप में। सी नंबर ऑप्शन। आगे है आपका 12वां नंबर की वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? तो अपने उद्देश्य से सुमेलित है कौन सी योजना? तो वो योजना हो जाएगी आपकी सुमन योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा। ठीक है, सुमन योजना क्या होता है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा को लेकर कार्यक्रम है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 13वां नंबर की भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान में अगर देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। किस समिति के? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपका 14वां नंबर प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, भारत में जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी वर्तमान में कौन है? तो इस चीज़ को लेके अगर आप लोग को जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। और देखें कि इनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो इनका जो नियुक्ति होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके परामर्श पे? तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो ऑप्शन से आपके क्लियर होते हैं। अगर इस जगह पे सिर्फ भारत के राष्ट्रपति होते और ऊपर का जो टर्म है, ठीक है, ये अगर नहीं होता, ठीक है, बाकी ऑप्शन में अगर आपका ये वाला नहीं होता, कुछ दूसरा ऑप्शन होता, तो सिर्फ आप भारत के राष्ट्रपति को भी पिक कर सकते हैं। अगर इस तरह के ऑप्शन नहीं है तो डिपेंड करता है कि आपके किस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो देखिए, गुजरात की जो सीमा है
देखते हैं एक बार, मैप तो मेरे से सही से नहीं बन पाता लेकिन प्रयास करता हूँ। ये आप लोग सीधे बस मानिए ना कि एक बाउंड्री है वेस्ट साइड से भारत का, ठीक है। तो इधर से आपका जो है सो पाकिस्तान से सीमा, ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो गुजरात हो जाएंगे, राजस्थान हो जाएंगे, पंजाब हो जाएंगे, पहले जम्मू कश्मीर था तो जम्मू कश्मीर अभी भी है, और एक साथ में आपका लद्दाख भी, ठीक है। तो ये अभी 3 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है गुजरात के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 16वां नंबर की आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, डैश राज्य में आरंभ हुआ। तो भगता पर्व जो है यह आपका किस राज्य से आरंभ हुआ है? तो झारखंड से, ठीक है। किससे? झारखंड से, ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका 17वां नंबर के उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष का सही ढंग से मिलान करता है। तो जो सही ढंग से मिलान करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे आसान है, दिख रहा है यहाँ पे सी नंबर, कपिल देव, ठीक है। तो कपिल देव जो है सो आपके कप्तान थे, कब? तो 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप आपका जीता था। तो ये आपका सही है। बाकी बढ़ते हैं आपका, ये देखिए अगर रिकी पॉन्टिंग वाला देखें तो ये आपका गलत है। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। माइकल क्लार्क जो 2007 में, ये भी गलत है, ठीक है। माइकल क्लार्क की कप्तानी में 2015 में जो वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम का ये है। और ये आपका रिकी पॉन्टिंग देखेंगे तो रिकी पॉन्टिंग ने 2007 में, जब रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे उस समय ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। आगे है आपका 18वां नंबर की सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया के पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें आपका बोला जाता है पायरूवेट, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पायरूवेट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 19वां नंबर, डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा वह धन? तो निगमन लागत, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? निगमन लागत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है कब चालू किया गया था? तो यह आपका अगस्त 1942 में, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया था? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आपका स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए। नेक्स्ट है दूसरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि जूनियर विम्बलडन के बॉयज़ सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो जूनियर विम्बलडन में बॉयज़ सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी आपके हो जाएंगे रामनाथन कृष्णन, ठीक है। कौन हो जाएंगे? रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है कि विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात की अगर बात होगी तो वो हो जाएंगी आपकी एंजल फॉल्स, और किस देश में है? तो यह आपकी दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में, ठीक है। वेनेजुएला में यह आपका एंजल फॉल्स है, ठीक है। वेनेजुएला की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो काराकस, ठीक है। काराकस इसका कैपिटल हो जाएगा। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल फॉल्स में किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का जो देश है वेनेजुएला उसमें है। कैपिटल उसकी क्या है? तो काराकस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे है आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि धातुओं और उनके अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है किस चीज़ में? तो एक तरफ आपके धातु हैं, दूसरी तरफ उनके अयस्क हैं। तो देखना है कि कौन सा सही है या फिर गलत है, उस टर्म में आपको बताना है। पहला अल्मुनियम की बात करेंगे तो अल्मुनियम जो है सो आपका अल्मुनियम का अयस्क कौन सा हो जाता है? क्रोयोलाइट, तो ये तो सही है। दूसरा पारा, तो पारा का अयस्क आपका ग्रेनोकाइट नहीं होता है। ग्रेनोकाइट के बारे में देखेंगे तो ग्रेनोकाइट जो है ये आपका कैडमियम का, ठीक है, कैडमियम का यह अयस्क है, ठीक है। ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का। पारा की बात करेंगे तो पारा का एक अयस्क है सीनेबार, ठीक है। सीनेबार कई बार रेलवे के परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट भी हुआ है। तो पारा का अयस्क कौन सा है? तो सीनेबार। तो राइट आंसर तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला ही है, गलत है और ऑप्शन सही है ये वाला। कोबाल्ट की बात करेंगे तो स्मेलाइट जो है सो कोबाल्ट का आपका अयस्क हो जाएगा। सोना की बात करेंगे एयू, तो इसका आपका और कौन सा हो जाएगा? तो कैलोवोराइट, ठीक है। कैलोवेराइट जो हो जाएगा सोना का आपका अयस्क हो जाएगा। पारा का कौन सा हो जाएगा? तो सीनेबार। और ग्रेनोकाइट किसका है? तो कैडमियम का।
आगे है चौथा नंबर प्रश्न कि तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी निकलती कहाँ से है, तो तिब्बत से। ब्रह्मपुत्र नदी, काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, ये आपका देखते हैं मानसरोवर वाला क्षेत्र है, तिब्बत का यहीं से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस तरह से पूरे ये तिब्बत वाले चाइना का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से आती है, फिर ऐसे घूमती है और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश फिर असम को थोड़ा सा कवर करती है और यहाँ नीचे इस तरह से घूम जाती है। ठीक है, और यहीं पे आपका धुबरी शहर है जो कि पीछे प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया था। तो इसकी भी विभिन्न नाम है आपका, जैसे आपका बोला जाता है इसको अरुणाचल वाले क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, तो पता भी होगा आप सभी को ये चीज़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ठीक है, कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है वी कृष्ण मूर्ति को। ठीक है, किसे जानते हैं, तो वी कृष्ण मूर्ति को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 6ठा नंबर प्रश्न कि भारत का कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्टुरीन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लुप्तप्राय एस्टुरीन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा अभ्यारण्य है, वह अभ्यारण्य है आपका भितरनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है, तो ओडिशा में है। कौन सा अभ्यारण्य, भितरनिका वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार, ठीक है, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो कौन हो जाएंगे एकमात्र भारतीय, तो वह हैं आपके बाबा आमटे। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो मानवाधिकार के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार जीतने वाले, तो संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है एकमात्र भारतीय, तो वो हो जाएंगे बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर प्रश्न है कि 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह के साथ किसने बम फेंका था, काफ़ी आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता है, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, तो बटुकेश्वर दत्त। बम कब फेंका गया था, ये डेट आप लोग ध्यान रख लीजिए, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, कब, तो 8 अप्रैल 1929 को। 1929 भी वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस अधिवेशन से देखेंगे तो लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन किया गया था और पूर्ण स्वराज की मांग भी यहाँ पे रखी गई थी, तो जो थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। 1929 ही वह वर्ष है जब आपका असेंबली हॉल में बम फेंका गया था, किसके द्वारा, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न है कि कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो चार्ल्स का नियम। ठीक है, चार्ल्स का नियम के अनुसार जो है सो क्या होता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 10वां है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को सीनियर स्कूल के छात्रों के लिए एक अभिक्षमता परीक्षा शुरू की गई। इस परीक्षा का नाम क्या है, तो इस परीक्षा का नाम क्या है, तो देखिए इस परीक्षा का जो नाम था वो है आपका तमन्ना। ठीक है, क्या नाम था, तो तमन्ना। नेक्स्ट है आपका पीरोम का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर के टर्म का प्रश्न है। पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, पीरोम क्या होता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 12वां नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, तो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक है, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी किसके विरुद्ध आंदोलन किया था, तो ब्राह्मणवाद और जिसको या फिर द्रविड़ आंदोलन भी बोला गया था, उसके विरुद्ध में जो है सो आपका स्वाभिमान आंदोलन किया था। क्या नाम था, तो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियां हैं। तो देखिए गारो, खासी या फिर जयंतियाँ, तो जो तीनों पहाड़ियाँ हैं ये आपके मेघालय में है। ठीक है, मेघालय जो राज्य है तीनों पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ गारो है, खासी है और जयंतिया पहाड़ी है। और गारो के साथ एक खासी जनजाति भी है जो कि काफ़ी आपका जो है सो प्रचलित है नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। मेघालय के साथ साथ और भी राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे आपकी खासी जनजाति पाई जाती है।
और पहाड़ का नाम भी है, कौन कौन सा, तो गारो, खासी और जयंतिया, तीनों आपके मेघालय के ही पहाड़ हैं। जयंतिया यहाँ पे आपका बताया नहीं गया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 14वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्ब्लियोपिया। ठीक है, एम्ब्लियोपिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां नंबर कि दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह चीज़ मैंने अभी पीछे भी बताया था। तो 1929 में किसने अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और 1929 में यह जो आपका सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, तो यह आपका हुआ था लाहौर में। ठीक है, और क्या था, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 16 है कि मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए मयूरभंज छऊ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वॉल्यूम फर्स्ट में भी 2 से 3 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद भी आप सबों को हो गया होगा। अगर जो लोग वॉल्यूम फर्स्ट में आपके रेगुलर रहे होंगे तो उन सभी को पता भी होगा। मयूरभंज छऊ जो है यह आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह जो है सो आपकी उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कब किसे शामिल किया गया है, 2016। ठीक है, 2016 में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 18वां नंबर कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। तो किसके द्वारा यह वर्णित किया गया था, तो यह वर्णित किया गया था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा। ठीक है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। तो यह आपका पानीपत का तीसरा युद्ध, आसानी से देख सकते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, तो पानीपत का तीसरा युद्ध। कब, तो 1761 में। तीनों पानीपत के युद्ध आपको ध्यान रखना है, पहला 1526 में, दूसरा आपका 1556 में और तीसरा 1761 में। साथ ही अगर खानवा के युद्ध के बारे में देखेंगे तो खानवा का युद्ध जो है सो आपका कब लड़ा गया था, 1527 में। ठीक है, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से एक है आपका। ताराइन के बारे में देखेंगे तो ताराइन का प्रथम युद्ध जो है सो आपका 1191 में, और बक्सर के युद्ध के बारे में देखेंगे तो 1764 में। काफ़ी, और चारों जो आपके ऑप्शन दिए गए चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और साथ साथ देखेंगे तो भारतीय दृष्टिकोण से भी चारों युद्ध काफ़ी फेमस रहे हैं। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के बारे में देखेंगे तो ये भी आपका 1764 में हुआ था और काफ़ी निर्णायक युद्ध रहा था। कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है सो आपका, वैसे तो आपका 1757 में जो आपका युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, वहाँ से ही आपके अंग्रेजी शासन का जो सो अधिपत्य स्टार्ट हो गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ उसके बाद से पूरे देश में जो है सो कह सकते हैं, या फिर अंग्रेज का जो शासन था वो पूर्ण रूप से जो है सो काबिज हो गया था भारत पे। 20 है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। देखिए मानव शरीर में अगर थायराइड ग्रंथि देखेंगे तो थायराइड ग्रंथि इस तरह से आपकी होती है। ठीक है, अभी आपको फिगर भी यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि थायराइड ग्रंथि के पीछे जो है सो कुल 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी, तो कुल 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, 4 पैराथायराइड ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। पहला प्रश्न है कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना जो हुई थी यह आपका किया गया था 1978 में। कब, तो 1978 में। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। तो सबसे विस्फोटक प्रकार का जो उदाहरण है वह है आपका कोलेड्रा। ठीक है, कोलेड्रा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता, ठीक है, जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। तो वह कौन था, तो राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसे दिया गया था, तो यह पुरस्कार आपका दिया गया था कार्ल लैंडस्टेनर को। ठीक है, किसको, तो कार्ल लैंडस्टेनर को यह पुरस्कार आपका दिया गया था।
कब? तो 1930 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर की सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो पीछे भी ये चीज़ आया था, सीने बार किसका अयस्क है? तो यह जो है आपका पारा का, ठीक है, किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। आगे है आपका 6ठा नंबर प्रश्न की जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई थी? तो देखिए जावा स्क्रिप्ट जो है यह आपका देखेंगे तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी का एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, वर्जन है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट जो है यह आपका कब प्रचलित आया, मतलब कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो है सो आपका 1995 में जो है सो आपका अस्तित्व में आया था। ये क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो, आपका बेसिक है, क्यू बेसिक है, ये सभी पाइथन है, ये सभी जितने भी आपके वर्ड्स हैं, टर्म्स है, ये सभी क्या है? एक प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो ये भी ऑप्शन से बनने वाले देश है। अगर सिर्फ म्यांमार होता, बांग्लादेश नहीं होता तो भी आपका आंसर सही होता, ठीक है। तो पूरब वाला जो क्षेत्र है म्यांमार से लगता है और बांग्लादेश से भी लग सकता है। और म्यांमार की अगर बात करेंगे तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले आपके 4 देश है। सबसे ऊपर से अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर में आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे की बात करेंगे तो उसके नीचे आपका हो जाएगा नागालैंड, उसके बाद है आपका मणिपुर और सबसे नीचे मिजोरम। तो आपके बात करेंगे म्यांमार से तो 4 राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के साथ, दूसरा आपका असम के साथ, तीसरा मेघालय के साथ, चौथा आपका त्रिपुरा के साथ और 5वां मिजोरम के साथ। तो ये सभी राज्य थे जो कि इन दोनों देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। साथ में अगर भारत के पूरब में देखेंगे तो म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, ऑप्शन नंबर डी। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र को अभिलक्षित किया गया है? तो योजना आयोग तो आपका खैर अब बंद हो चुका है, 2015 से आपका जो है सो इसको बंद करके नीति आयोग को लागू किया गया। लेकिन प्रश्न है देख लेते हैं। तो योजना आयोग से देखेंगे तो आपके कुल 15, ठीक है, 15 जलवायु क्षेत्र को अभिलक्षित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 9वां नंबर प्रश्न है कि सतारिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी कई बार रिपीटेड है, वॉल्यूम फर्स्ट में भी बहुत बार हमको लग रहा है कि 4 से 5 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो लिखने का टर्म अलग है, यहाँ पे जैसे सत्रिया लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे सतारिया भी लिखा होता है, तो से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो सतारिया जो है यह आपका किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी असम। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो प्रिंट प्रीव्यू विंडो जो है उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F2। F का मतलब क्या होता है? फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की जिसको बोला जाता है। तो Ctrl+ फंक्शन की, फंक्शन का कौन सा की? तो फंक्शन 2 मतलब F2 की। नेक्स्ट है आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो डायनासोर का जो पूर्ण कंकाल है कहाँ पे पाया गया था? तो यह पाया गया था वर्धम, ठीक है, कहाँ पे? वर्धम, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? तो देखिए 2000 का जो नोट है उसके पीछे आपका मंगलयान का चित्रांकन किया गया है। साथ ही अगर 500 देखेंगे तो 500 के नोट के पीछे आपका लाल किला का चित्रांकन है। 200 को देखेंगे तो 200 के पीछे जो है सो आपका सांची का स्तूप, और 100 रुपये के नोट के पीछे जो है आपका रानी के बाग का चित्रांकन किया गया है। साथ ही रानी के बाग के बारे में देखेंगे तो ये आपका कहाँ पे है? तो पाटन, गुजरात में। 13वां नंबर प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप जो है यह आपका किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 14वां नंबर कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा का जो चुनाव था सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1946 में। आगे है 15वां नंबर कि आप पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए, क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। ठीक है, किसके द्वारा यह कथन जो है सो कथित है? तो ये कथन जो है आपका APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कथित है, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है 16वां नंबर की 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सो आपका यह समाप्त किया गया था। कौन सा प्रथा? तो सती प्रथा। कब? 1829 में। आगे है 17वां नंबर कि कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं? तो कौन सा हो जाएगा? कॉमेट पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि की घोषणा की गई थी? तो 19 दिसंबर 1929 को। ठीक है, ये प्रश्न भी देखेंगे तो रिलेटेड तीसरी बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, कब? तो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और उसमें क्या था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। साथ ही 1929 ही वह वर्ष है जब आपका भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली हॉल में बम फेंका था। आगे है 19वां नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाले राज्य के बारे में देखेंगे तो सिक्किम हो जाएगा और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कम पूछे तो सिक्किम, ज़्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश, पता ही होगा सभी दोस्तों को। आगे है 20वां नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? तो वास्तुकला की पंचायतन शैली में जो निर्मित मंदिर है वह आपका हो जाएगा दशावतार मंदिर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं कि वीडियो सभी दोस्तों को पसंद आया।